हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शिखा दीक्षित, प्रवक्ता अर्थशास्त्र। बच्चों, आज हम 3rd यूनिट उत्पादन तथा लागत का तीसरा भाग पढ़ेंगे। उत्पत्ति के नियम के अंतर्गत उत्पत्ति वृद्धि नियम एवं उत्पत्ति समता नियम। आज हमारे अध्ययन के प्रमुख बिंदु हैं उत्पत्ति वृद्धि नियम, उत्पत्ति समता नियम, कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन एवं औसत उत्पादन का आकार, कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन एवं औसत उत्पादन में संबंध। बच्चों, हमने प्रारंभ में ही पढ़ा कि जो उत्पादन फलन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन। अल्पकालीन उत्पादन फलन में हम उत्पादन के कुछ साधनों को स्थिर रखते हैं और कुछ साधन को परिवर्तनशील रखते हैं। तो अल्पकालीन उत्पादन फलन के अंतर्गत उत्पत्ति के 3 नियम आते हैं, उत्पत्ति ह्रास नियम, उत्पत्ति वृद्धि नियम एवं उत्पत्ति समता नियम। इसमें से उत्पत्ति ह्रास नियम हम पहले पढ़ चुके हैं, अपने पिछले भाग में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे उत्पत्ति वृद्धि नियम एवं उत्पत्ति समता नियम। बच्चों, सबसे पहले हम समझते हैं उत्पत्ति वृद्धि नियम, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। उत्पत्ति वृद्धि नियम क्या है? उत्पत्ति वृद्धि नियम उत्पादन की प्रथम अवस्था में लागू होता है। जैसा कि बच्चों हम प्रारंभ से ही मान के चल रहे हैं कि जो अल्पकाल है उसमें उत्पादक के पास इतना समय नहीं होता है कि वो उत्पादन के सभी साधनों को परिवर्तित कर पाए। वो कुछ साधन को स्थिर रखता है और कुछ साधन को परिवर्तनशील रखता है। तो ऐसे में जब उत्पादक उत्पादन प्रारंभ करता है तो जो प्रारंभिक अवस्था है उसमें उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है, क्योंकि जो परिवर्तनशील साधन है वो स्थिर साधनों के साथ मिलकर एक अनुकूलतम संयोग स्थापित कर लेते हैं। परिणाम स्वरूप उत्पादन में वृद्धि होने लगती है। तो उत्पत्ति वृद्धि नियम कब लागू होता है? उत्पादन की प्रथम अवस्था में। उत्पत्ति वृद्धि नियम की कार्यशीलता का प्रमुख कारण ये है कि जब साधनों की इकाइयों में उत्तरोत्तर वृद्धि की जाती है तो संगठनात्मक सुधार होते हैं, साधनों की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है तथा बड़े पैमाने की आंतरिक एवं बाह्य बचतें प्राप्त होती हैं। आंतरिक एवं बाह्य बचतों को हम यहाँ पर संक्षेप में समझ लेते हैं। जब उत्पादन में वृद्धि होती है, उत्पादन बढ़ाया जाता है तो उत्पादक को आंतरिक एवं बाह्य बचतें प्राप्त होती हैं। कैसे? सबसे पहले हम आंतरिक बचत का एक उदाहरण समझते हैं। एक मशीन है, मान लीजिए शर्ट बनती है एक फैक्ट्री में, एक मशीन है, उस मशीन की क्षमता है एक दिन में 100 शर्ट बनाने की। उत्पादन प्रारंभ हुआ, उत्पादक ने उस मशीन से 10 शर्ट बनाई, तो इसका मतलब उत्पादक ने उसकी कार्यक्षमता का पूरा प्रयोग अभी नहीं कर पाया है। जैसे जैसे उत्पादन में वृद्धि होगी उस मशीन से 50 शर्ट बनी, फिर 100 शर्टें बनी, तो उत्पादक को 100 तक की शर्ट बनाने के लिए नई मशीन नहीं लगाना पड़ा, उसका एक ही मशीन से काम चल गया। तो यहाँ पर उत्पादक को क्या हुआ? आंतरिक बचत प्राप्त हुई। इस प्रकार से उत्पादक को उत्पादन के प्रारंभ में विभिन्न आंतरिक बचतें प्राप्त होती हैं और कुछ बचतें बाह्य बचतें भी होती हैं। जैसे तैयार उत्पाद को मार्केट तक पहुंचाने के लिए यातायात साधनों का प्रयोग करना। अब चाहे 10 शर्ट मार्केट तक पहुंचाई जाएं, चाहे 50 शर्ट मार्केट तक पहुंचाई जाएं या 100 शर्ट, यातायात का खर्चा लगभग बराबर ही रहेगा। तो इस प्रकार से उत्पादक को विभिन्न आंतरिक बचतें और विभिन्न बाह्य बचतें प्राप्त होने लगती हैं, जिस कारण प्रारंभ में उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होता है। स्थिर एवं अविभाज्य साधनों का अनुकूलतम प्रयोग होता है। जो भी साधन हमने स्थिर रखे हैं, जिन साधनों को हम बांट नहीं सकते हैं, उनका भी प्रयोग अच्छा है। जैसे हम अपने स्थिर साधन में प्रायः भूमि को लेते हैं, तो जो भी उत्पादन का प्लांट लगाया गया है किसी भी भूखंड पर ही लगाया जाता है, तो अब उस उत्पादन में चाहे थोड़ा उत्पादन किया जाए, जैसे कि हमने शर्ट का उत्पादन लिया, आप चाहें पूरे प्लांट में 1 शर्ट बनाई जाए, चाहे 100 शर्ट बनाई जाए, चाहे 200 शर्ट बनाई जाए, हमें भूखंड को तो नहीं बदलना पड़ेगा, उस प्लॉट को या जो वो कारखाना जहाँ लगा हुआ है उसे नहीं बदलना पड़ेगा। तो जो अविभाज्य साधन हैं इनका पूरी तरह से प्रयोग होने लगता है जब हम उत्पादन में वृद्धि करते हैं।
तो अविभाज्य साधनों का अनुकूलतम प्रयोग होने लगता है, जिस कारण सीमांत और औसत उत्पादक जो है हमारा दोनों ही बढ़ता है और उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होने लगता है। इसे हम एक तालिका और चित्र के माध्यम से समझते हैं। बच्चों, ये उत्पत्ति वृद्धि नियम की तालिका है। यहाँ पर हमने परिवर्तनशील साधन, कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन लिया है। बच्चों, हम लोग कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन कई बार समझ चुके हैं। कुल उत्पादन परिवर्तनशील साधन की समस्त इकाइयों से प्राप्त होने वाला उत्पादन, सीमांत उत्पादन प्रत्येक अगली इकाई से प्राप्त होने वाला उत्पादन सीमांत उत्पादन है। औसत उत्पादन प्रति इकाई प्राप्त होने वाला उत्पादन औसत उत्पादन है। तो बच्चों, हमने यहाँ पे परिवर्तनशील साधन की इकाइयाँ ली हैं। स्थिर साधन को हमने स्थिर मान लिया। मान लीजिए हमने परिवर्तनशील साधन लिया हुआ है श्रम। हम यह उत्पादन की प्रारंभिक अवस्था दिखा रहे हैं जहाँ पर उत्पादन में वृद्धि होती है। तो परिवर्तनशील साधन श्रमिक की इकाई का प्रयोग करके सबसे पहले हम देखते हैं सीमांत उत्पादन में कितनी वृद्धि होती है। एक इकाई श्रमिक का प्रयोग करने पर 4 इकाई का सीमांत उत्पादन होता है। फिर हमने 1 इकाई श्रमिक में और वृद्धि की तो दूसरी इकाई ने 6 इकाइयों का सीमांत उत्पादन किया। हमारे सीमांत उत्पादन में वृद्धि हुई। जब हमने तीसरी इकाई का प्रयोग किया तो 9 इकाइयों का उत्पादन हुआ। चौथी इकाई में 14 इकाइयों का उत्पादन हो रहा है। 5वीं इकाई में 18 इकाइयों का उत्पादन हो रहा है। 6वीं इकाई में 25 इकाई का उत्पादन हो रहा है। तो बच्चों, हम यहाँ देख रहे हैं कि सीमांत उत्पादन में निरंतर वृद्धि होती चली जा रही है। अब हम कुल उत्पादन देखते हैं। कुल उत्पादन क्या है? सिग्मा एम पी, सीमांत उत्पादन का योग। तो पहली इकाई में हमें 4 इकाई का सीमांत उत्पादन प्राप्त होता है, तो हमारा कुल उत्पादन भी 4 ही रहेगा। दूसरी इकाई का जब प्रयोग करते हैं तो हमें 6 इकाइयों का सीमांत उत्पादन प्राप्त होता है। तो 2 इकाइयों का कुल उत्पादन 6 और 4 10। 3 इकाइयों का कुल उत्पादन कितना होगा? 2 इकाइयों से हमें 10 का उत्पादन प्राप्त हुआ था और तीसरी इकाई से 9 का सीमांत उत्पादन प्राप्त हुआ था। तो 10 और 9 हम जोड़ देंगे, 19 इकाइयों का कुल उत्पादन प्राप्त होता है। 4 इकाइयों से कुल उत्पादन हमें 33 का मिल रहा है। हम चारों सीमांत इकाइयाँ जोड़ देंगे। 5 इकाइयों से हमें कुल उत्पादन 51 का प्राप्त हो रहा है। हम पांचों सीमांत इकाइयाँ जोड़ देंगे और 6 इकाई से हमें 25 का सीमांत उत्पादन मिला, तो हमें कुल उत्पादन कितना प्राप्त हुआ? 76 का। तो बच्चों, हम यहाँ पे देख रहे हैं कुल उत्पादन और सीमांत उत्पादन दोनों में वृद्धि हो रही है। अब हम औसत उत्पादन निकालते हैं। औसत उत्पादन बराबर कुल उत्पादन बटे परिवर्तनशील साधन की इकाइयाँ। 4 में जब हमने 1 का भाग दिया तो हमें 4 इकाइयों का औसत उत्पादन प्राप्त हुआ। 2 का भाग जब हमने 10 में दिया तो हमें 5 इकाइयों का औसत उत्पादन प्राप्त हुआ। इसके बाद हमने 3 का भाग जब 19 में दिया तो हमें 6.3 का औसत उत्पादन प्राप्त हुआ। जब 4 का भाग हमने 33 में दिया तो 8.25 का औसत उत्पादन प्राप्त हुआ। 5 का भाग जब हमने 51 में दिया तो हमें 10.2 का औसत उत्पादन प्राप्त हुआ। जब 6 का भाग हमने 76 में दिया तो 12.7 का हमें औसत उत्पादन प्राप्त हुआ। तो बच्चों, हम देख रहे हैं इस तालिका में कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन तीनों ही हमारे बढ़ते हुए हैं, क्योंकि प्रारंभ में उत्पादन में वृद्धि होती है और वृद्धि का कारण भी मैंने बताया, आंतरिक एवं बाह्य वजह से प्राप्त होना, साधनों का अनुकूलतम प्रयोग होना आदि। इन सब कारणों की वजह से हमें उत्पादन बढ़ता हुआ प्राप्त होता है। इसे बच्चों हम एक चित्र के माध्यम से भी समझते हैं। एक्स अक्ष पर हमने अपना परिवर्तनशील साधन श्रम दिखाया हुआ है और वाई अक्ष पर हमने कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन दिखाया है। परिवर्तनशील साधन की हमने 6 इकाइयाँ ली हैं और यहाँ पे जो कुल, सीमांत और औसत उत्पादन है वो हमने अधिकतम 80 इकाइयों तक लिया है, जिसे हमने 10-10 के विभाजन में लिया है। क्योंकि कुल उत्पादन हमारा 76 है तो हमने 80 तक यहाँ पर हमने संख्याएँ ले ली हैं और 10-10 में विभाजित कर दिया है। अब सबसे पहले हम सीमांत उत्पादन बनाकर देखते हैं। तो हमें प्रथम इकाई से 4 का सीमांत उत्पादन प्राप्त हो रहा है। दूसरी इकाई से हमें 6 का सीमांत उत्पादन प्राप्त हो रहा है। तीसरी इकाई से हमें 19 का सीमांत उत्पादन प्राप्त हो रहा है।
बच्चों अब हम सीमांत उत्पादन देखते हैं। प्रथम इकाई से हमें 4 इकाइयों का सीमांत उत्पादन प्राप्त हो रहा है, द्वितीय से हमें 6 इकाइयों का सीमांत उत्पादन प्राप्त हो रहा है और तृतीय इकाई से हमें 9 इकाइयों का सीमांत उत्पादन प्राप्त हो रहा है और हमें 4 जो साधन हैं उनसे हमें चौथे साधन से हमें 14 इकाइयों का सीमांत उत्पादन प्राप्त हो रहा है। पाँचवें साधन से हमें 18 इकाइयों का सीमांत उत्पादन प्राप्त हो रहा है और छठवें से हमें 25 इकाइयों का सीमांत उत्पादन प्राप्त हो रहा है और इसे हम पूरा मिलाएंगे तो ये हमें आगे को बढ़ती हुई रेखा के रूप में सीमांत उत्पादन की रेखा प्राप्त होगी। बच्चों मैं फिर से आपको एक बार और याद दिला दूं कि जो हमारा उत्पादन है वो प्रारंभिक अवस्था में शून्य होता है, इसके बाद उत्पादन प्रारंभ होता है, इसलिए हम जो भी अपना चित्र लेंगे वो शून्य से ही प्रारंभ करेंगे। इसके बाद हम औसत उत्पादन देखते हैं। प्रथम इकाई से 4 का औसत उत्पादन प्राप्त हो रहा है, द्वितीय इकाई से हमें 5 का औसत उत्पादन प्राप्त हो रहा है, तृतीय इकाई से हमें 6.3 का औसत उत्पादन प्राप्त हो रहा है और चौथी इकाई से हमें 8.25 का औसत उत्पादन प्राप्त हो रहा है। पाँचवीं इकाई से हम देख रहे हैं हमें 10.2 का औसत उत्पादन प्राप्त हो रहा है। वहीं छठवीं इकाई से हमें 12.7 का औसत उत्पादन प्राप्त हो रहा है। जब हम इसे मिलाएंगे तो हमें आगे को बढ़ती हुई एक रेखा प्राप्त होगी। इसके बाद हम कुल उत्पादन देखते हैं। कुल उत्पादन प्रारंभ में 4 इकाइयों का है, 2 इकाइयों का कुल उत्पादन 10 है, 3 इकाइयों का कुल उत्पादन 19 है, 4 इकाइयों का कुल उत्पादन 33 है, 5 इकाइयों का कुल उत्पादन 51 है और 6 इकाइयों का कुल उत्पादन 76 है। इन सभी को हम एक साथ मिलाते हैं और इस तरह हमें कुल उत्पादन प्राप्त होता है। तो बच्चों हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारा कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन तीनों आगे की ओर बढ़ते हुए हैं, क्योंकि अभी हम उत्पादन की वृद्धि की अवस्था में है और यह उत्पादन की प्रारंभिक अवस्था होती है। उत्पादन की वृद्धि की अवस्था के बाद जो दूसरी अवस्था आती है उसे हम बोलते हैं उत्पादन की वृद्धि के बाद जो दूसरी अवस्था आती है उसे हम उत्पत्ति समता नियम बोलते हैं। उत्पत्ति वृद्धि नियम एवं उत्पत्ति ह्रास नियम के बीच की अवस्था को हम उत्पत्ति समता नियम बोलते हैं। यह अवस्था उत्पादन में बहुत कम समय के लिए आती है, बहुत ही थोड़े समय के लिए आती है। इस अवस्था में क्या होता है, जब अधिकांश साधनों को स्थिर रखकर परिवर्तनशील साधन की मात्रा को बढ़ाया जाता है तो उत्पादन में वृद्धि जो होती है वो साधनों के अनुपात में ही वृद्धि होती है। जिस अनुपात में परिवर्तनशील साधन में वृद्धि होती है उसी अनुपात में उत्पादन में भी वृद्धि होती है। इसी कारण इसे हम उत्पत्ति समता नियम कहते हैं और यह उत्पत्ति वृद्धि नियम की समाप्ति की स्थिति में आती है और बहुत ही थोड़े समय के लिए आती है और इसके तुरंत बाद उत्पत्ति ह्रास नियम क्रियाशील होने लगता है। इसे बच्चों हम एक तालिका एवं चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो इस तालिका में हमने परिवर्तनशील साधन लिए हैं, कुल उत्पादन लिया है, सीमांत उत्पादन लिया है और औसत उत्पादन लिया है और हम इस तालिका में देख रहे हैं कि जो सीमांत उत्पादन है और औसत उत्पादन है दोनों ही बराबर प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि समता नियम के अनुसार साधन और उत्पादन समान अनुपात में बढ़ते हैं। तो बच्चों इस तालिका को अगर हम देखें तो परिवर्तनशील साधन की जब हम प्रथम इकाई का प्रयोग करते हैं तो 30 इकाइयों का सीमांत उत्पादन प्राप्त हो रहा है। बच्चों हम इस तालिका में देख रहे हैं कि हमने परिवर्तनशील साधन लिया है, कुल उत्पादन लिया है, सीमांत उत्पादन लिया है और औसत उत्पादन लिया है और तालिका में हम ये भी देख रहे हैं कि सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन समान रूप से बढ़ रहे हैं, क्योंकि उत्पत्ति समता नियम के अनुसार साधन और उत्पादन समान अनुपात में बढ़ते हैं। तो जैसे ही परिवर्तनशील साधन की हमने प्रथम इकाई का प्रयोग किया तो हमें 30 इकाइयों का उत्पादन प्राप्त हुआ और द्वितीय इकाई का प्रयोग करने पर भी हमें 30 इकाइयों का उत्पादन प्राप्त हो रहा है। तृतीय इकाई का प्रयोग करने पर भी हमें 30 इकाइयों का उत्पादन प्राप्त हो रहा है। चतुर्थ इकाई में भी 30 का और 5 इकाई देखिए तो हमें 30 इकाई का उत्पादन प्राप्त हो रहा है और छठी इकाई में भी हमें 30 इकाइयों का उत्पादन प्राप्त हो रहा है।
तो यहाँ जब हम कुल उत्पादन देख रहे हैं, कुल उत्पादन क्या है, एक ही अनुपात में बढ़ रहा है, 30-30 के अनुपात में बढ़ रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। यहाँ पे पहली इकाई में 30 का उत्पादन प्राप्त हुआ, 2 इकाइयों ने कुल 60 का उत्पादन किया, 3 इकाइयों ने 90 इकाइयों का उत्पादन किया, 4 ने 120 का और 5 इकाइयों ने कुल 150 का उत्पादन किया और 6 इकाइयों ने कुल 180 इकाइयों का उत्पादन किया। तो हम जब कुल उत्पादन में हम देख रहे हैं कि ये 30-30 के अनुपात में ही बढ़ रहा है, प्रत्येक बार सिर्फ 30 इकाइयों की ही वृद्धि हो रही है, यानी साधन और उत्पादन में समान अनुपात में वृद्धि हो रही है। तो इस कारण से सीमांत उत्पादन हमारा सिर्फ 30-30 इकाई ही बढ़ा। और औसत उत्पादन का फॉर्मूला क्या है, कुल उत्पादन बटे परिवर्तनशील साधन की इकाइयाँ। तो कुल उत्पादन में जब हम परिवर्तनशील साधन का भाग देंगे तो भी हमें 30 ही प्राप्त होगा। 30 में हम 1 का भाग देंगे हमें 30 प्राप्त होगा, 60 में जब हम 2 का भाग देंगे तो हमें 30 प्राप्त होगा, 90 में जब हम 3 का भाग देंगे तो भी हमें 30 प्राप्त होगा और 120 में जब हम 4 का भाग देंगे तो भी हमें 30 प्राप्त होगा। 150 में 5 का भाग देने पर भी 30 प्राप्त होता है और 180 में 6 का भाग देने पर भी 30 प्राप्त होता है। तो बच्चों हम देख रहे हैं कि जो भी उत्पादन हो रहा है वो समान अनुपात में ही बढ़ रहा है, इसलिए हम इसे उत्पत्ति समता नियम कहते हैं। हम इसे एक चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं, बहुत ही आसान सा चित्र है। एक्स अक्ष पर हमने अपना परिवर्तनशील साधन दिखाया हुआ, परिवर्तनशील साधन हमने श्रम लिया हुआ है और वाई अक्ष पर हमने सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन दिखाया हुआ है। तो सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन देख रहे हैं, पहली इकाई से भी 30 है, दूसरी इकाई से भी 30 है, तीसरी इकाई से भी 30 है, चौथी इकाई से भी 30 है, 5वीं इकाई से या 6वीं, यानी सभी इकाइयों से हमारा जो सीमांत और औसत उत्पादन 30 है। तो जो हम एक रेखा खींचेंगे वो रेखा हमारी सीधी एक्स अक्ष के समांतर आएगी और ये जो औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन दोनों ही बराबर होंगे, सीमांत उत्पादन बराबर औसत उत्पादन। तो सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन की एक ही रेखा आएगी जो कि एक्स अक्ष के बराबर होगी। ये उत्पत्ति समता नियम को दर्शाती है। बच्चों उत्पत्ति समता नियम के बाद उत्पत्ति ह्रास नियम प्रारंभ हो जाता है। उत्पत्ति ह्रास नियम हमने इसके पहले भाग में पढ़ लिया था, जिसे हम परिवर्तनशील अनुपात का नियम भी कहते हैं। जब उत्पादन में कुछ साधन को स्थिर रखकर एक साधन को परिवर्तित किया जाता है तो एक समय बाद उत्पादन में ह्रास नियम क्रियाशील हो जाता है। तो बच्चों हमने अल्पकाल में उत्पत्ति के तीनों नियमों को समझ लिया है, उत्पत्ति ह्रास नियम, उत्पत्ति वृद्धि नियम और उत्पत्ति समता नियम। बच्चों अब इसके बाद हम समझेंगे कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन एवं औसत उत्पादन का आकार। यह क्वेश्चन प्रायः एग्ज़ाम में पूछा जाता है और शॉर्ट क्वेश्चन में तो विशेष रूप से इनके ग्राफ पूछे जाते हैं। हम लोग प्रारंभ से ही कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन को पढ़ रहे हैं। हमने इनकी परिभाषा समझी और इनका चित्र भी समझा। तो वैसे तो जानकारी हो गई होगी बच्चों अभी तक आप लोगों को कि इनके चित्र का आकार कैसा है, लेकिन फिर भी हम इन्हें एक बार फिर से समझते हैं, अलग से इनके आकार का अध्ययन करते हैं। तो कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन की तालिका सबसे पहले देखते हैं। हम इस तालिका में क्या देखते हैं कि प्रारंभिक अवस्था में तो उत्पादन बढ़ता है, इसके बाद उत्पादन कुल उत्पादन में देख रहे हैं कि स्थिर रह रहा है, इसके बाद कुल उत्पादन गिरना प्रारंभ होता है। वहीं हम सीमांत उत्पादन में देखते हैं कि प्रारंभ में उत्पादन बढ़ता है, फिर इसके बाद उत्पादन गिरना प्रारंभ होता है, शून्य होता है और ऋणात्मक होता है। इसके बाद हम औसत उत्पादन में देख रहे हैं कि हमारा औसत उत्पादन प्रारंभ में बढ़ा, फिर गिरना प्रारंभ हो गया। तो इनका जो बढ़ने और गिरने का क्रम है ये इनके वक्र को आकार देता है। सीमांत उत्पादन वक्र या औसत उत्पादन वक्र हैं वो अपने बढ़ने और गिरने के कारण उल्टे यू आकार के होते हैं। अगर हम तीनों वक्र देखें तो ये कैसे हैं, उल्टे यू के आकार के। सीमांत उत्पादन हम जैसे देखते हैं, प्रथम इकाई से हमें 40 का सीमांत उत्पादन प्राप्त हो रहा है, द्वितीय इकाई से हमें 50 का सीमांत उत्पादन प्राप्त हो रहा है, तृतीय इकाई से हमें 40 का सीमांत उत्पादन प्राप्त हो रहा है, इसके बाद चौथी इकाई से हमें 50 का सीमांत उत्पादन प्राप्त हो रहा है,
5वीं इकाई से हमें 20 का सीमांत उत्पादन प्राप्त हो रहा है और छठी इकाई से हमें 0 सीमांत उत्पादन प्राप्त हो रहा है और इसके बाद अगली इकाई से हमारा सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो गया। तो अगर हम अपना ये सीमांत उत्पादन देखते हैं तो कैसा हुआ, हमें उल्टे U के आकार का मिला। वही हम औसत उत्पादन भी देखते हैं, पहली इकाई से हमें 40 मिला, दूसरे से हमें 45 मिला। यहीं अगर हम औसत उत्पादन भी देखते हैं तो प्रथम इकाई से हमें 40 का औसत उत्पादन मिला, द्वितीय इकाई से हमें 45 का औसत उत्पादन मिला, तृतीय से हमें 43.3 का मिला, इसके बाद 40, 36, 30 और 22.8 का सीमांत उत्पादन प्राप्त हुआ। तो जो हमारा सीमांत उत्पादन है ये भी U आकार का हो रहा है। अगर हम कुल उत्पादन देख रहे हैं तो कुल उत्पादन भी हमारा प्रारंभ में बढ़ रहा है। इसके बाद 5वीं और 6वीं इकाइयों में कुल उत्पादन हमारा कैसा रहता है, स्थिर रहता है और इसके बाद हमारा कुल उत्पादन 7वीं इकाई में गिरना प्रारंभ हो जाता है। तो जो कुल उत्पादन भी है ये भी प्रारंभ में बढ़ के बाद में गिरता है, तो इसे भी हम कह सकते हैं ये उल्टे U आकार का है। बच्चों अगर हम इसे महत्वपूर्ण प्रश्न की दृष्टि से देखें तो एग्ज़ाम में प्रायः सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन वक्र का आकार पूछा जाता है, तो हम इसे थोड़ा सा अलग से समझ लेते हैं। बच्चों सीमांत और औसत उत्पादन वक्र को समझने के लिए हम एक चित्र बनाएंगे। सीमांत और उत्पादन वक्र हमें पता चल गया कैसे होते हैं, उल्टे U आकार के। क्यों होते हैं? क्योंकि प्रारंभ में उत्पादन बढ़ता है, फिर स्थिर रहता है, गिरता है। हमने उत्पादन के नियम के अंतर्गत हमने 3 उत्पादन पढ़े, तो हम बनाएंगे सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन। अब बच्चों यहाँ पे कन्फ्यूज़न, बच्चे जो सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो बच्चे इस समय बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और उल्टा चित्र बना देते हैं, जो कि ये गलती पहले प्रायः देखी जाती है। तो हम इसका एक तरीके से समझते हैं। औसत उत्पादन को हम बोलते हैं AP, सीमांत उत्पादन को बोलते हैं MP। तो अल्फ़ाबेट में सबसे पहले क्या आएगा, AP। तो हम सबसे पहले डालते हैं औसत उत्पादन। इस ट्रिक से आपकी मिस्टेक नहीं होगी, आप कोशिश करिएगा। तो हमने सबसे पहले डाली औसत उत्पादन की रेखा जो कि उल्टे U आकार की है, AP। अब इसके बाद हम सीमांत उत्पादन की रेखा डालेंगे। सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन से प्रारंभ में ज़्यादा होता है और इसे उच्चतम बिंदु पर काटकर नीचे की ओर बढ़ता है, तो यहाँ MP। बच्चों यहाँ पर हम सीमांत उत्पादन की स्थिति नहीं दिखा रहे हैं कि 0 होता है, ऋणात्मक होता है, हम सिर्फ इसके आकार की बात कर रहे हैं। इसका आकार कैसा होता है, उल्टे U के आकार का। तो उसका कारण भी मैंने बता दिया, प्रारंभ में उत्पादन बढ़ता है फिर गिरता है, जिस कारण ये आकार आ जाता है। तो सीमांत और औसत उत्पादन वक्र का आकार बच्चों समझ में आया, और ये क्वेश्चन प्रायः पूछा जाता है और आपको इसी तरह से इसकी व्याख्या देनी पड़ती है। अब बच्चों इसके बाद हम पढ़ेंगे कि सीमांत उत्पादन, औसत उत्पादन और कुल उत्पादन वक्र में आपसी संबंध क्या है। कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन में संबंध सबसे पहले हम समझेंगे। इसे हम एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये हमारा X अक्ष है और ये हमारा Y अक्ष है। यहाँ पर हम लेते हैं कुल उत्पादन और सीमांत उत्पादन। यहाँ पर हम परिवर्तनशील साधन की इकाइयाँ लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ संबंध बता रहे हैं तो हमें साधन को बहुत अधिक दिखाने की आवश्यकता नहीं है। संबंध को हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। हमारा सीमांत उत्पादन कैसा होता है, प्रारंभ में बढ़ता है, 0 होता है और यहाँ ऋणात्मक हो जाता है। ये हमारा है सीमांत उत्पादन। हमारा कुल उत्पादन कैसा होता है, प्रारंभ में बढ़ता है, फिर स्थिर रहता है, फिर गिरता है। तो हमारा कुल उत्पादन प्रारंभ में बढ़ेगा, जो बढ़ना शुरू होता है। और बच्चों इसका जो अधिकतम बिंदु होता है उसे हम पहले से डॉट डॉट करके बना लेते हैं। जब सीमांत उत्पादन 0 होता है तो यहाँ पर कुल उत्पादन अधिकतम होता है। तो आप कुल उत्पादन में वृद्धि के बाद से यहाँ से ये गिरना प्रारंभ हो जाता है। तो ये हो गया हमारा कुल उत्पादन। तो सीमांत उत्पादन और कुल उत्पादन का चित्र इस तरह से होता है, जो कि आपने उत्पत्ति ह्रास नियम के अंतर्गत भी समझा था। अब हमें देखना है इन दोनों का आपसी संबंध क्या है। सबसे पहले तो जब सीमांत उत्पादन बढ़ता है तो कुल उत्पादन भी बढ़ता है, लेकिन जब सीमांत उत्पादन गिरना प्रारंभ होता है, इस बिंदु पर हम देख रहे हैं कि हमारा सीमांत उत्पादन नीचे की तरफ गिरना प्रारंभ हो गया, तो कुल उत्पादन इसके बाद बढ़ता तो है लेकिन गिरती हुई दर से बढ़ता है।
इसके बाद सीमांत उत्पादन जब गिर रहा है, लेकिन गिरने की अवस्था में भी सीमांत उत्पादन हमारा कैसा है, धनात्मक। अभी हमारा सीमांत उत्पादन ऋणात्मक नहीं हुआ है। तो जब सीमांत उत्पादन गिरता है परंतु धनात्मक रहता है, उस समय कुल उत्पादन बढ़ता है परंतु गिरती हुई अवस्था में बढ़ता है। इसके बाद जब हमारा सीमांत उत्पादन शून्य होता है तो हमारा कुल उत्पादन अधिकतम होता है, और जब हमारा सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होने लगता है तो हमारा कुल उत्पादन गिरना प्रारंभ हो जाता है। तो बच्चों ये कुछ प्रमुख बिंदु हैं जो हमें सीमांत उत्पादन और कुल उत्पादन के संबंध को बताते हैं। अब बच्चों इसके बाद हम समझेंगे सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन के संबंध को। सीमांत उत्पादन एवं औसत उत्पादन में संबंध, इसे भी हम एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। सीमांत उत्पादन प्रारंभ में बढ़ता है, गिरता है, ऋणात्मक होता है। औसत उत्पादन सीमांत उत्पादन से नीचे रहता है और फिर ये ऊपर आके ये गिरना प्रारंभ हो जाता है। ये औसत उत्पादन और ये सीमांत उत्पादन। तो इनका आपसी संबंध क्या है, जब सीमांत उत्पादन बढ़ रहा होता है तो औसत उत्पादन भी बढ़ता है, लेकिन सीमांत उत्पादन की तुलना में कम बढ़ता है। एक बिंदु पर सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन बराबर होते हैं। सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन को अधिकतम बिंदु पर काटता है, इसके बाद जो हमारा औसत उत्पादन है ये गिरना प्रारंभ हो जाता है। तो सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन को अधिकतम बिंदु पर काटता है। इसके बाद जब सीमांत उत्पादन गिरना प्रारंभ होता है तो औसत उत्पादन भी गिरता है, लेकिन सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन की तुलना में तेज़ी से गिरता है। तो बच्चों ये 3 पॉइंट हैं जो सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन के संबंध को बताते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आज का हमारा टॉपिक समाप्त होता है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी डिस्कशन कर लेते हैं। आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आप गृह कार्य के रूप में करेंगे। सबसे पहला, उत्पत्ति वृद्धि नियम समझाइए, जिसे आप चित्र एवं तालिका की सहायता से समझाएंगे। इसके बाद उत्पत्ति समता नियम समझाइए, इसे भी चित्र एवं तालिका की सहायता से समझाएंगे। इसके बाद सीमांत उत्पादन एवं औसत उत्पादन का आकार समझाइए, इसे भी आप चित्र की सहायता से समझाएंगे। कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन एवं औसत उत्पादन में संबंध, ये भी आपको चित्र के माध्यम से समझाना है। तो बच्चों आप ये गृह कार्य के रूप में प्रश्न करेंगे। बच्चों आज का हमारा टॉपिक समाप्त। अब हम फिर मिलते हैं इसके अगले भाग के साथ।